तो आज का टॉपिक है टेपवर्म्स। तो टेपवर्म्स, ऑल एनिमल्स एंड मैन आर इन्फेक्टेड विद टेपवर्म्स, यानी कि जितने भी जानवर हैं वो भी अफेक्ट होते हैं और इंसान भी, ये दोनों टेपवर्म के द्वारा अफेक्ट किए जाते हैं। और लेकिन इनके अंदर जो है माइल्ड इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन अडल्ट एनिमल्स के अंदर जो है हमें माइल्ड इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो इन टेपवर्म्स के कारण इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, खतरा तो है लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो यंग एनिमल्स के अंदर ये ज़्यादा, अगर इनकी हैवी इन्फेस्टेशन हो जाए या से ज़्यादा इनकी जो क्वांटिटी है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो ये अनथ्रिफ्टीनेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, मतलब कि जब उनके अंदर ये टेपवर्म से ज़्यादा मात्रा के अंदर या क्वांटिटी के अंदर बढ़ जाएँ तो अनथ्रिफ्टीनेस प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि उनके ऊपर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी करेंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि उसकी मेडिकल का खर्चा उठाएंगे या फिर उसको ठीक करने ट्रीटमेंट का जो खर्चा उठाएंगे उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो अनथ्रिफ्टीनेस प्रोड्यूस कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है और डायरिया भी देखने को मिल सकता है। और मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट टेपवर्म जो कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के अंदर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है मोनेजिया एक्सपेंसा और एविटेलिना सेंट्रीपंकाटा। ओके, मोनिजिया एक्सपेंसा और एविटेलिया सेंट्रीपंक्टाटा। ओके, सेंट्रीपंक्टाटा। तो एविटेलिना सेंट्रीपंक्टाटा और मोनेजिया एक्सपेंसा जो हैं वो एनिमल्स के अंदर इंपॉर्टेंट टेपवर्म्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कैटल के अंदर दो हैं, एक तो मोनेजिया एक्सपेंसा और एक एविटेलिना सेंट्रीपंक्टाटा। ओके, शीप और गोट्स के अंदर जो है मोनेजिया बेनिडेनी, मोनेजिया एक्सपेंसा, थाइनोसोमा एक्टिनोइड्स और एविटेलिना सेंट्रीपंक्टाटा। सेम टू सेम जो कैटल के अंदर है मोनेजिया एक्सपेंसा और एविटेलिना सेंट्रीपंक्टाटा, वो शीप और गोट्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और दो एक्स्ट्रा जो है मोनेजिया एक्सपेंसा और एविटेलिना सेंट्रीपंक्टाटा के अलावा वह मोनेजिया बेनिडेनी और थाइनोसोमा एक्टिनोइड्स। ओके, तो डॉग्स के अंदर कौन कौन से है? डॉग्स के अंदर डाइपाइलिडियम कैनिनम और टीनिया पिसिफॉर्मिस और टीनिया हैदातीजिना, मल्टीसेप्स सीरियलिस और इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। ओके, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, ये सारे के सारे डॉग्स को अफेक्ट करते हैं। कौन से हैं? डाइफाइलिडियम कैनिनम, टीनिया पिसिफॉर्मिस, टीनिया हैदातीजिना। ओके, हैदातीजिना। ओके, मल्टीसेप्स सीरियलिस और इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस और डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, ये सारे डॉग्स को अफेक्ट करते हैं। टेपवर्म्स डॉग्स के अंदर मिलते हैं। कैट्स के अंदर क्या होता है? कैट्स के अंदर होता है टीनिया फॉर्मिस, डाइफाइलिडियम कैनिनम और डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। जो डॉग्स के अंदर थे सिर्फ एक को छोड़ के वो बाकी सारे जो हैं कैट्स के अंदर मिलते हैं। ये दो ही हैं। कैट्स के अंदर क्या है, नया नाम क्या है? टीनिया टेनिफॉर्मिस। ओके, और डाइपाइलिडियम कैनिनम जो कि सेम डॉग्स के अंदर था वो भी इनको अफेक्ट करता है, और डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम जो कि डॉग्स को भी अफेक्ट करता है वो भी कैट्स को भी अफेक्ट करता है। तो अडल्ट टेपवर्म्स जो होते हैं वो सारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। ओके, मेन इनकी साइट क्या है? इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? थाइनोसोमा एक्टिनोइड्स जो है वो बाइलियरी और पैंक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर मिलता है। ओके, वो लीवर के आसपास मिलता है। बाइलियरी और पैंक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर क्या मिलता है? थाइनोसोमा एक्टिनोइड्स। बाकी ये जितने भी सारे टेपवर्म्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? हमें इंटेस्टाइन के अंदर मिलेंगे। और ये जो थाइनोसोमा एक्टिनोइड्स है ये हमें कहाँ मिलेगा? बाइलियरी और पैंक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर। टेपवर्म जो होते हैं वो होस्ट को किस किस तरीके से जो अफेक्ट कर सकते हैं? पहला है म्यूकोज। तो जब टेपवर्म्स किस टाइप के कर सकते हैं? दो टाइप के मेनली, अभी तो दो टाइप के देखे हैं, एक सकर्स होते हैं और एक हुक टाइप के होते हैं। ओके, सकर्स का मतलब वैक्यूम क्लीनर, देखा ना? वैक्यूम क्लीनर वो क्या करता है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो जो सारी जो डस्ट पार्टिकल और गंदगी है वो उसको अपने अंदर जो है खींच लेता है। तो उसी तरह जो सकर्स होते हैं वो जो है जिस भी पार्ट के ऊपर जाके अटैच होंगे वहाँ से जो है खून चूसना शुरू कर देंगे। हुक्स का मतलब है ये जो हुक जिसके अंदर कुछ टांगा जाता है, तो उसी तरह के उनके पास भी हुक्स होते हैं ताकि वो एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर जगह पे जा करके अपने आप को अटैच कर सके, तो हुक्स, ठीक है। तो ये सकर्स और हुक्स के कारण जो है इंटेस्टाइन, जब ये इंटेस्टाइन के अंदर होंगे तो सकर्स जब इंटेस्टाइन के अंदर होंगे तो वहाँ से खून चूसेंगे, और हुक्स जब इंटेस्टाइन के अंदर होंगे तो वो इंटेस्टाइन के जो है एपिथेलियम के ऊपर जा करके अटैच हो जाएंगे हुक्स के थ्रू। ओके, हुक्स जो हुक वर्ड है ना वहीं से आया हुक्स।
कि गोल सी चीज़ जिसके अंदर कुछ ना कुछ टांगा जाता है। ओके, कपड़े टांगने का हुक हुआ, ओके, सामान रखने का हुक हुआ, तो वैसे का हुक्स। ओके, तो उस तरह के होते हैं। जब ये इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तो इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, तो यानी कि एंटराइटिस कोज करते हैं, और इससे क्या होगा, इंटेस्टाइन की जो है म्यूकोजा जो होगी वो इंजर हो जाएगी। ओके, सकर्स और हुक्स के कारण जो है इंटेस्टाइन की म्यूकोजा जो है वो क्या हो जाएगी, इंजर हो जाएगी। ओके, उसके अंदर दिक्कत पैदा हो जाएगी। और इससे क्या होगा, ये तब नहीं देखने वाला, इतनी मैनिफेस्टेशन नहीं देखने वाली इंटेस्टाइन के अंदर, इतनी दिक्कत जब नहीं देखनी पड़ेगी जब पैरासाइट का नंबर इतना ज़्यादा ना हो। यानी कि जब पैरासाइट का नंबर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो म्यूकोजा है वो अच्छी तरह से इंजर्ड देखने को मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ओके, अगर पैरासाइट की जो क्वान्टिटी है वो कम है या नंबर्स कम है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। कि पैरासाइट्स जो होंगे वो उनकी लेंथ और उनका जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू जो है होस्ट का न्यूट्रिशन, होस्ट के अंदर से न्यूट्रिशन को जो है अपने अंदर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ओके, क्योंकि पैरासाइट है, इनकी लेंथ, एक तो लेंथ इनकी बहुत लंबी होती है, लेकिन इनका जो अगर इनकी लेंथ का और इनका बॉडी सरफेस का इशू देखा जाए तो इनका बॉडी सरफेस भी अच्छा खासा होता है। तो जहाँ जहाँ ये चिपकेंगे, जहाँ जहाँ वो होंगे तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये सिर्फ ये क्या करेंगे, ना तो चीज़ों को एब्जॉर्ब होने देंगे, सिर्फ ये जो है सक करते रहेंगे। ओके, यानी कि ये जो है अपने खुद के बेनिफिट के लिए जो है होस्ट के अंदर से जो है उसका सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, पैरासाइट के अंदर जो है एलिमेंट्री सिस्टम तो होता नहीं, एलिमेंट्री सिस्टम जीआईटी ट्रैक्ट तो होता नहीं, तो ये क्या करते हैं अपने बॉडी सरफेस से ही जो है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को जो है डाइजेस्ट करते हैं। ओके, डाइजेस्टिव न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को अपने अंदर लेते हैं। जो पैरासाइट होती है ना, पैरासाइट इनके पास कोई एलिमेंट्री सिस्टम तो होता नहीं, एलिमेंट्री सिस्टम नहीं होता। तो एक 11th क्लास में जो है चैप्टर था किंगडम एनिमेलिया, तो उसके अंदर जो है ये सारे के किंगडम एनिमेलिया नहीं, उससे पहले भी एक चैप्टर था। ओके, क्लासिफिकेशन वाला, तो उसके अंदर जो है ये सारे के सारे बताए गए हैं कि जो है टेपवर्म और इनके बारे में बताया गया है कि इनके पास जो अपना खुद का कुछ पार्ट्स नहीं होते, ना इनके पैर होते, ये सेगमेंटेड होते हैं, ये वैसे होते हैं। तो उनके अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया गया कि एलिमेंट्री सिस्टम नहीं होता इनके पास, एलिमेंट्री सिस्टम नहीं होता इन पैरासाइट्स के पास। क्या नहीं होता, जितने भी टेपवर्म होते हैं इनके पास अपना जीआईटी ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, जो इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी कि मान लो इनकी पूरी बॉडी फ्लैट है, जैसे सांप देखा ना, सांप वैसा सांप का समझो जो वो अपने पेट के बल चलता है, तो पेट के सहारे चलता है। तो जहाँ सांप जो है ग्राउंड से टच है, वैसे ही जो टेपवर्म है वो जब इंटेस्टाइन के अंदर टच होता है ना, जैसे सांप का जो है पेट वाला हिस्सा जो धरती के टच रहता है, यानी कि वो जो अपनी लैंड वाला एरिया उससे टच में रहता है, तो उसी तरह जो टेपवर्म का जो पेट वाला हिस्सा है वो जो इंटेस्टाइन के कॉन्टैक्ट में रहेगा, उस वहाँ से जो है ये डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को अपने अंदर से जो है ट्रांसफ़र कर लेगा। ओके, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस, जब तक पैरासाइट का हद से ज़्यादा नंबर नहीं होगा तो इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मान लो कोई पैरासाइट है, अगर उसका नंबर 2 है और एक पैरासाइट है जिसका नंबर 50 है, एक होस्ट की इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ 2 पैरासाइट हैं और एक होस्ट की इंटेस्टाइन के अंदर जो है 50 पैरासाइट हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने, 50 वाले के अंदर देखने में, क्योंकि जो सारे के सारे पैरासाइट हैं ये कैसे अपने फूड को लेते हैं, ये अपने फूड को जो है उसके ऊपर जहाँ ये प्रेजेंट होंगे वहाँ जो है ये अपने जो इनका पेट वाला हिस्सा है वो जो इंटेस्टाइन के ऊपर कांटेक्ट में है वहाँ से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को, न्यूट्रिशन को सक करेंगे, तो वहाँ से जो है दिक्कत पैदा करेंगे। तो 50 वाले ज़्यादा सक करेंगे, तो 50 वाले के अंदर जो है होस्ट के पास होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और जो है एनर्जी की डिप्लीशन होगी और दिक्कत पैदा होंगी। ओके, और जो ये क्या है, पैरासाइट क्या कर रहे थे, एंट्राइटिस कोज कर रहे थे, म्यूकोजा को इंजर कर रहे थे सेम टू सेम। और एक होस्ट है जिसके पास सिर्फ 2 ही पैरासाइट है, जिसके इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ 2 ही पैरासाइट है। तो 2 पैरासाइट है, एक मान लो कि जेजुनम के ऊपर है, एक मान लो कि इलियम के ऊपर है, तो ये बाकी वाला पोर्शन और क्या उनका साइज़ कितना बड़ा होगा, तो इंटेस्टाइन का साइज़ बड़ा है तो उसके अंदर कुछ हद तक एब्जॉर्प्शन होगा, तो उतनी दिक्कत पैदा नहीं होगी जितना कि 50 वाले के अंदर दिक्कत पैदा होगी। ठीक है, तो इफेक्टिव प्रोडक्ट पैरासाइट का जो इफेक्टिव प्रोडक्ट है या पॉसिबल टॉक्सिन होते हैं वो टेपवर्म्स के अंदर जो होता है टॉक्सिक टू द होस्ट, यानी कि जो टेपवर्म होते हैं जब वो एंट्री करते हैं, जब वो बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, तो मान लो हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारा जो ब्लड है वो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद, यानी कि हम तो अपने बीच में शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग का अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो वो एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारा ही ब्लड अगर तुम स्नेक के अंदर डालने लग जाओ, अगर तुम एलिफेंट के अंदर डालने लग जाओ, या
और किसी बफलो कैटल इनके अंदर डालने लग जाओ तो वो उनके लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ओके, टॉक्सिन की तरह काम करेगा, तो वो उनको मारने का भी काम कर सकता है। उसी तरह जो टेपवर्म होते हैं इनके अंदर ब्लड तो नहीं होता लेकिन सलाइवा ज़रूर होता है, ओके। इनके जो ये सलाइवा होते हैं, जो ये इनके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो कि ये सीक्रेट करते हैं ताकि जो है इंटेस्टाइन की म्यूकोजा के अंदर जो है पेनिट्रेट कर सकें और जो है ब्लड सक कर सकें या फिर एंजाइम्स को सक कर सकें। तो इनका भी तो कुछ सलाइवा होता हुआ तो वो उसको छोड़ते हैं। तो ओस्ट के लिए, ओस्ट के अंदर जब ये सलाइवा छोड़ते हैं तो वो ओस्ट के अंदर जो है टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह काम करता है, ओके। तो ये जो टेपवर्म होते हैं ये इफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो पैरासाइट यानी कि जो ये और टेपवर्म्स, ठीक है, टेपवर्म सलाइवा मान लिया जिंदा है तो सलाइवा है, तो टेपवर्म्स की भी तो उम्र होती होगी, तो वो जब मरते होंगे तो उनके अंदर से कोई ना कोई चीज़ें रिलीज़ होती होंगी, तो वे जो इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वे टॉक्सिन की तरह काम करेंगे, ओके। जो वो होस्ट के अंदर हैं वो टॉक्सिन की तरह काम करेंगे, ओके। मान लो आज दो टेपवर्म थे, वो जो होस्ट था उसके अंदर 2 टेपवर्म थे, अब उन 2 टेपवर्म से 4 टेपवर्म बन गए, ओके। 2 ने और 2 नेक्स्ट 2 टेपवर्म बना दिए, तो क्या होगा जब वो पुराने टेपवर्म यानी कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे और वो मरेंगे तो उनके अंदर के जो हैं प्रोडक्ट्स रिलीज़ होंगे, तो वो जो होस्ट के अंदर किसकी तरह काम करेंगे, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की तरह काम करेंगे, ओके। जब हद से ज़्यादा नंबर ऑफ टेपवर्म, जब हद से ज़्यादा टेपवर्म है वो इंटेस्टाइन के अंदर बनने लग जाए तो वो ओब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं यानी कि उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके कारण कि कई बार हमें जो है इंटेस्टाइन में वोल्वुलस देखने को मिलता है, ओके। वोल्वुलस जो है ब्लॉकेज के कारण होता है। वोल्वुलस जो कंडीशन होती है वो किसके कारण होती है, जब हद से ज़्यादा टेपवर्म इन्फेस्टेशन हो जाए या जो टेपवर्म है वो इंटेस्टाइन के अंदर हद से ज़्यादा नंबर में बढ़ जाएँ, तो उसके कारण जो है हमें जो होस्ट है उसके इंटेस्टाइन के अंदर वोल्वुलस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और कई बार जो ये टेपवर्म होते हैं क्या करते हैं, बाइल डक्ट को जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो हमने क्या देखा था, थाइनोसोमा एक्टिनोइड्स, जो थाइसैनोसोमा था ना, थाइसैनोसोमा नो थाइनोसोमा, थाइसैनोसोमा जो है, थाइसैनोसोमा एक्टिनोइड्स जो था वो कहाँ मिलता है, वो बिलियरी डक्ट या पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। तो कई बार ये थाइसैनोसोमा एक्टिनोइड से क्या कर देता है, बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है, ओके, बाइल डक्ट को रोक देता है। और ये जो है अब ये बाइल डक्ट रुक जाएगी तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पैदा हो जाएगा यानी पीलिया हो जाएगा, ओके। तो बाइल डक्ट के ब्लॉकेज होने से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन पैदा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो थाइसैनोसोमा एक्टिनोइड्स है ये बाइल डक्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, बाइल डक्ट को ये ब्लॉक कर देगा और उससे क्या होगा, पीलिया की कंडीशन आएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन जो है वो अराइज हो जाएगी या पैदा हो जाएगी। अनीमिया होगा वो किस टाइप का, स्प्रूएट टाइप का होगा, यानी मैक्रोसाइटिक अनीमिया देखने का। मैक्रो मतलब इंक्रीज साइज ऑफ, साइटिक मतलब सेल, जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। इसके अंदर आरबीसी का साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके। अनीमिया का जो है, अनीमिया के अंदर इसके अंदर आरबीसी का साइज़ बढ़ जाएगा, तो ये किस टाइप की होगी, स्प्रूए टाइप की, ओके। तो इन्फेक्शन और मेनली है अनीमिया यानी कि मैक्रोसाइटिक अनीमिया किस कंडीशन में देख लिया है, जब इन्फेक्शन जो होगा डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम के कारण होगा, यानी कि डॉग्स और कैट्स के अंदर जो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है जब ये अफेक्ट करेगा तो उसके कारण जो है मैक्रोसाइटिक अनीमिया देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है ये क्या करता है, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम जब इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट हुआ तो इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन B12 को जो है एब्जॉर्व कर लेगा। अब विटामिन B12 जो है वो एनिमल की बॉडी के द्वारा बना लिया जाता है, क्योंकि आइंडगट फर्मेंटेशन, आइंडगट के अंदर जो है ये विटामिन B12 जो है बनता रहता है, ओके। तो विटामिन B12 जब बनता है ना तो ये जो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है ये इस विटामिन B12 को एब्जॉर्व कर लेता है, ओके, अपने आप अंदर ही सक कर लेता है। और फोलिक एसिड और जो आयरन है इनकी कमी के कारण जो है होस्ट के अंदर जो है मैक्रोसाइटिक अनीमिया देखने को मिला है। विटामिन B12 है इसका जो कोरिलेशन है वो है आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन से और फोलिक एसिड से। तो ये जो विटामिन B12 भी एब्जॉर्व हो जाएगा तो फोलिक एसिड अच्छे नहीं मिल पाएगा, आयरन है वो जो भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, और जो है इनकी डेफिशिएंसी के कारण जो है मैक्रोसाइटिक अनीमिया देखने को मिलेगा। होस्ट के अंदर जो है डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम जो है विटामिन B12 की कमी करके जो है मैक्रोसाइटिक अनीमिया कोज करता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जो कुछ सब्सटेंसेस जो कि पैरासाइट के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं वो डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन फैक्टर एंड दस मैक्रोसाइटिक अनीमिया में भी कोज। तो इसका दूसरा कारण, पहला कारण था विटामिन B12 की कमी के कारण जो ये डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम जो है जब इसको विटामिन B12 को एब्जॉर्व कर लेता था तब देखने मिला। और दूसरा कारण क्या है माइक्रोसाइटिक अनीमिया का, जो ये पैरासाइट के सब्सटेंस यानी पैरासाइट होता है ये अपने अंदर से भी कुछ ना कुछ तो रिलीज़ करता ही होगा, तो उस जब ये अपने अंदर से कुछ जो प्रोडक्ट्स रिलीज़ करता है वो होस्ट के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह काम करते हैं। तो ये जो होस्ट के अंदर जब ये प्रोडक्ट्स आते हैं यानी कि होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं पैरासाइट के जो प्रोडक्ट हैं वो गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओके। गैस्ट्रिक मतलब GIT का सिस्टम, इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके। तो जो ये इनके एंजाइम्स होते हैं उनको ये जो है
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये जो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है, दो चीज़ें करता है। एक तो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम जो है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरा डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम क्या करता है, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम जो है वो अपने सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है जो कि गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। ओके, एक तो विटामिन B12, एक है इंटेस्टाइन। विटामिन B12 और इंटेस्टाइन, विटामिन B12 को भी एब्जॉर्ब कर लिया, इंटेस्टाइन के अंदर जो है गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉय करा, क्योंकि डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम जो है वो अपने प्रोडक्ट्स रिलीज़ करेगा, वो इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ होंगे, तो गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे और जो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। और इन केसेस के अंदर जो क्या होगा, इन केसेस के अंदर मिगैलोब्लास्टिक हाइपर एक्टिविटी, बोन मैरो के अंदर मिगैलोब्लास्टिक, मेगा का मतलब क्या था बड़ा, और ब्लास्टिक हाइपर एक्टिविटी यानी कि जो है इमेच्योर सेल्स का नंबर जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बोन मैरो के अंदर जो है इमेच्योर सेल्स का नंबर जो है एकदम से ज़्यादा से बढ़ जाएगा, और जो कि डिपॉजिट्स ऑफ हीमोसिड्रिन इन द लीवर एंड स्प्लीन एंड फैटी डिजेनरेशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कई बार जो हीमोसिड्रिन जो है एक कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कहूँ तो कॉम्प्लेक्स है। जब आरबीसी का रप्चर होता है, ओके, जब जो आरबीसी है, एराइथ्रोसाइट है, जब वो ब्रस्ट होती हैं और उनके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलता है, तो उसके साथ साथ जो है एक इनसोल्यूबल आयरन स्टोरेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी निकलता है। इनसोल्यूबल का मतलब जो कि कुछ किसी भी चीज़ के अंदर सोल्यूबल नहीं है, यानी कि वो किसी भी चीज़ के अंदर घुल नहीं सकता। ओके, तो वो आयरन स्टोरेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो किसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, वो लीवर के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, वो स्प्लीन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो नहीं होता, लीवर और स्प्लीन के अंदर ही जो है डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा, इस डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम के कारण फैटी डिजनरेशन देखने को मिलेगी। ओके, फैटी डिजनरेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में मोस्टली किस चीज़ से मिलकर बना है, वो बना है लिपिड से, तो फैटी डिजनरेशन देखना नॉर्मल सी बात है। ओके, तो लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वो इनसोल्यूबल जो आयरन स्टोरेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो स्टोरेज का क्या हुआ, इनसोल्यूबल आयरन स्टोरेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हीमोसिड्रिन। कब बनता है हीमोसिड्रिन, जब आरबीसी का रप्चर होता है और वो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलता है, तब उसके साथ साथ जो हीमोसिड्रिन भी रिलीज होता है। तो इस कंडीशन के अंदर वो कहाँ यानी कि डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम के कारण वो कहाँ डिपॉजिट होगा, वो लीवर के अंदर डिपॉजिट होगा और स्प्लीन के अंदर डिपॉजिट होगा। ओके, और ब्रेन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, फैटी डिजेनरेशन देखने को मिलेगी। सिम्टम्स की बात करें, डॉग्स और कैट्स के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगी, हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ एनिमल्स में कोज में इवाइंस एब्डोमिनल पेन एंड एंट्राइटिस। तो जो डॉग्स और कैट हैं जिनके अंदर हद से ज़्यादा इनका नंबर बढ़ गया, यानी टेपवर्म्स हद से ज़्यादा नंबर में बढ़ गए हैं, अगर मान लो इनकी इंटेस्टाइन की कैपेसिटी है सिर्फ 10 को सहन करने की और हो गए हैं 50, तो इस टाइप के केस के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और एंट्राइटिस देखने को मिलेगा। क्यों भाई, सीधा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का तो समझो एंट्राइटिस है। अब इंटेस्टाइन कहाँ पर है, पेट के अंदर है, तो पेट के अंदर है और पेट के अंदर कोई दिक्कत होगी तो कहाँ दर्द होगा, तो पेट के अंदर ही दर्द होगा। तो सिम्टम्स के अंदर क्या देखने मिलेगा, एक तो जो ये टेपवर्म है सारे मिलेंगे आंतड़ी के अंदर यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन है पेट में, तो पेट के अंदर क्या होगा, दर्द होगा, तो इसे कहेंगे एब्डोमिनल पेन होगा। तो एब्डोमिनल इरिटेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगी, और बाय रोलिंग एंड बाइटिंग एट द बेली बाय द एनिमल्स। तो ये जो एनिमल है ये क्या करेगा, अब एनिमल जो है उसके हाथ तो होते नहीं, या अब हाथ नहीं होते, यानी कि वो अपने पेट के ऊपर हाथ रख के तो बताएगा नहीं कि मेरे पेट में दर्द है नहीं, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, यानी कि पेट के अंदर इरिटेशन के कारण, अगर किसी प्रॉब्लम के कारण जो है वो रोलिंग करना शुरू कर देगा। ओके, इनके कारण जो है अब उसके पेट में दर्द हुआ है, एब्डोमिनल पेन के कारण क्या करेगा, वो रोलिंग करना शुरू कर देगा, यानी कि वो धरती के ऊपर गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, और अपने पेट की तरफ जो है दांत से जो है बाइट करने की कोशिश करने लगेगा। ओके, तो फिर एपिप्लेटिक सीजर्स देखने में, एपिलेप्टिक नॉट एपिप्लेटिक, एपिलेप्टिक सीजर्स जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। एपिलेप्टिक सीजर्स का मतलब है कि जब ब्रेन के अंदर जो है वो नर्व के अंदर ट्रांसमिशन हो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब ट्रांसमिट होते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है एकदम से उनका नंबर जो इंक्रीज हो जाएगा, और जो है एनिमल के दिमाग के ऊपर एकदम से असर पड़ेगा, और वो जो है कई बार ऐसी हरकतें करने लगेगा जिसकी को ओनर को भी उसकी उम्मीद नहीं होती, जैसे कि वो कुछ टाइम के लिए एक जगह एक टक देखता रहेगा, या फिर उसके अंदर वो जो है बेहोश हो जाएगा, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और स्पेशली इन कैट्स के अंदर ये चीज़ है जो देखने को मिलती है। और कैट्स का नेचर तो सभी को पता है कैसा है, अगर वो गुस्से में हो जाए तो कुछ भी जो है तोड़ने फोड़ने लग जाती हैं। ओके, क्योंकि उनके अंदर जो है मसल हाईली एक्टिव होती हैं, तो उनके अंदर जब ये दिक्कत पैदा होगी
तो बहुत खतरनाक है। और एपेटाइट और भूख की बात करें तो डिमिनिश्ड एंड एनिमल बिकम्स अनथ्रिफ्टी विद अ शैगी कोट। तो एनिमल के अंदर क्या होगा, एनिमल जो है उसकी भूख खत्म हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी तो उसके ऊपर वो मेडिकल का खर्चा और जो है उसका ट्रीटमेंट का खर्चा है वो नाकामयाब रहेगा। और शैगी कोट, उसके जो कोट है यानी कि जो उसकी जो त्वचा या खाल है उसके ऊपर जो बाल हैं वो बिखरे बिखरे दिखाई देंगे। और ये जो प्रोग्रेसिव इमेशिएटेड और जो एनिमल है अब इंटेस्टाइन के अंदर जो है डाइजेस्टिव पार्ट है, यानी कि अब अगर एनर्जी पार्टीशन की बात की जाती है ना तो ग्रोस एनर्जी और डाइजेस्टिबल एनर्जी, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। और मेटाबोलाइजेबल एनर्जी ये कहाँ से जाती है, ये इंटेस्टाइन के थ्रू ही तो जाती है। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी नहीं बनेगी तो एनिमल को काम करने की एनर्जी कहाँ से आएगी, नेट एनर्जी नहीं आएगी प्रोडक्शन और मेंटेनेंस की, तो मेंटेन करने की एनर्जी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एनिमल जो है प्रोग्रेसिव इमेशिएटेड हो जाएगा, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, प्रोग्लोटाइड्स द प्रोग्लोटाइड्स जो है द प्रोग्लोटाइड्स that may be evacuated irritate the anus and so the animal drag themselves on the ground sitting on their buttocks। मतलब कि यानी कि जो प्रोग्लोटाइड्स जो है वो इवैक्यूएटेड हो जाएंगे, यानी कि इवैक्यूएटेड प्रोग्लोटाइड्स का मतलब है कि एक टेपवर्म है, टेपवर्म के भी तो अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो सेक्स ऑर्गन जब वो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो टेपवर्म के अंदर सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डीअटैच हो जाएंगे, यानी कि वो उसके अंदर से डीअटैच हो जाएं और जो टेपवर्म की फीसिस हैं उसके थ्रू वो बाहर आ जाएंगे, यानी टेपवर्म से बाहर आ जाएं। तो बाहर कहाँ आएंगे, क्योंकि टेपवर्म कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो जो है फीसिस कहाँ पर आएंगी, वो होस्ट की इंटेस्टाइन के अंदर आएंगी। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो डीअटैच रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो वो क्या करेंगे, वो इरिटेशन कोज करेंगे। ओके, तो अब वो इरिटेशन कोज करेंगे तो एनस इन द एनस इरिटेट द एनस, जो एनिमल की एनस है यानी कि जहाँ से वो फीसिस करता है, फीसिस जहाँ से निकलती हैं उस पार्ट को वो इरिटेट करेंगे और जो एनिमल है वो क्या करेगा, अपने आप को जो है वो ज़मीन पर बैठ जाएगा और अपने बटक्स को जो है वो घसीटने लगेगा। ओके, जो अपना बैक पार्ट है उसको घसीटने लगेगा और ये वाली दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ओके, ये जो इवैक्यूएटेड प्रोग्लोटिडिस है ये इंटेस्टाइनल टेपवर्म इन्फेक्शन का एक प्राइमरी साइन होता है। ओके, अब ये कैसा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है चावल, देखा ना चावल, तो चावल की तरह दिखाई देगा कि रिबन की तरह दिखाई देगा कि जो चावल के दाने होते हैं ना वैसा वैसा दिखाई देगा और रिबन्स की तरह सेगमेंटेड होता है। ओके, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स जो रिबन के सेगमेंट्स होते हैं वैसे वैसा दिखाई देता है। ओके, इसका बाद है दिस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक पोस्चर ऑफ एनिमल्स विद द टेपवर्म इन्फेक्शन। तो टेपवर्म इन्फेक्शन के कारण जो है वो जो एनिमल है वो अपने बटक्स को जो है घसीटता रहेगा। ओके, तो ये वाली चीज़ देखने मिलेगी। इमेशिएशन, डेबिलिटी एंड डायरिया आर द सिम्टम्स सीन इन काउस, लैम्स, किड्स एंड हैवी इन्फेस्टेशन। जब जो यंग वंस होते हैं यानी कि जो कैटल का यंग वन है काउस, शीप का यंग वन है लैम्स और गोट का यंग वन है किड्स, तो इनके अंदर यानी कि कैटल, शीप, गोट के जो यंग वंस होते हैं इनके अंदर जब हैवी इन्फेस्टेशन हो जाए तो हमें जो है इमेशिएशन, डेबिलिटी देखने को मिलती है और डायरिया देखने को मिलता है। डायरिया तो दस्त टाइप का, ठीक, डायरिया का तो मतलब समझ रहा है दस्त है। इमेशिएशन, डेबिलिटी का मतलब क्या, इमेशिएशन क्या होता है, जब बॉडी हद से ज़्यादा वीक हो जाए तो उसे कहते हैं इमेशिएशन। और डेबिलिटी का मतलब होता है, डेबिलिटी का मतलब कमी, किस चीज़ के अंदर कमी आ जाना, बॉडी के अंदर जो है एनर्जी की कमी आ जाना, एनर्जी से स्टेमिना कम होगा, स्टेमिना कम होगा तो वह काम अच्छे से नहीं कर पाएगा और एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो इसे कहेंगे इमेशिएशन, डेबिलिटी, यानी कि कमजोरी के साथ साथ जो है स्टेमिना ख़त्म और उसकी जो है काम करने की जो है पावर ही ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी भी लॉस हो जाएगी। तो ये जो है ये जो यंग वंस होती है, जैसे इंसान के बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उस तरह ही जो है पशुओं के बच्चे भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन जब इनके अंदर जो है हैवी इन्फेस्टेशन देखने को मिलती है यानी कि जब इनके अंदर हद से ज़्यादा टेपवर्म बढ़ जाते हैं, अगर इनकी इंटेस्टाइन की कैपेसिटी है कि ये एक ही टेपवर्म को जो है वो सहन कर सकें, तो अगर इनके अंदर 15-20 घुस जाएँ तो जो है इनके अंदर इमेशिएशन, डेबिलिटी देखने को मिलेगी और डायरिया देखने को मिलेगा। और बेस्ट एग्जांपल है कि कभी तुमने छोटा बछड़ा देखा ना, बछड़ा जब उसके पीछे पीछे भागो तो वो कितना तेज़ तेज़ भागता है,
अगर हमने बकरी का बच्चा देखा है, तो बकरी का बच्चा देखा है, तो अगर वो छोटा होता है तो उसके पीछे पीछे भागो, वो कितनी जल्दी जल्दी भागता है। और वैसे ही भेड़ का बच्चा भी होता है, जब उसके पीछे पीछे भागो तो वो भी मस्ती मस्ती में बहुत दूर दूर तक भागते रहते हैं, वो जल्दी जल्दी भागते रहते हैं। लेकिन अगर उनके पेट के अंदर जो है, उनकी आंतड़ियों के अंदर, उनके इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये टेपवर्म घुस जाएँ तो उससे क्या होगा, उसके अंदर नॉर्मल सी बात है, डायरिया होना, दस्त लगने बेचारे, और उनके अंदर जो है क्या होगा, कमज़ोरी आएगी। और तुम उसके पीछे पीछे भागोगे ना तो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका स्टेमिना कम है, उनकी एनर्जी भी बहुत कम है, तो वो बेचारे जो है वो भाग नहीं पाएंगे। तो इमैशिएशन एबिलिटी देखने मिली और डायरिया देखने मिला। अब इसकी बात करें टेपवर्म्स के अंदर लार्वल स्टेज है। अब स्टेजेस की बात करें तो लार्वल स्टेज है या ब्लैडर वर्म जिसे हम कहते हैं। तो बाय फार द ग्रेटेस्ट डैमेज इज डन बाय द लार्वा स्टेज इज कॉल्ड ब्लैडर वर्म्स ऑफ द पैरासाइट। यानी कि जब पैरासाइट एंट्री करता है बॉडी के अंदर, तो उसकी जो लार्वल स्टेज होती है, जब वो अपने अंडों में होता है, यानी कि जो अंडे टाइप की जो स्टेज होती है उसके अंदर ही होता है, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। क्योंकि अब अंडे का सिस्टम क्या होता है, अंडे के अंदर से उसके जो छोटे छोटे अंडे होंगे या उसके जो लार्वे होंगे, उनमें वे ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, फीसी सीक्रेट करेंगे, तो उससे जो है इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे ज़्यादा डैमेज देखने मिलेगा। अब छोटा बच्चा देख लो, इंसान का बच्चा देख लो, अगर उसके तुमने आज वो 6 महीने का बच्चा है, उसको दूध पी लिया, उसको क्या पता कि पोटी करना क्या होता है और वो क्या करना होता है। उसको सिर्फ खाना है और चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और सोना है और पोटी करनी है, बस ये बाथरूम करना। तो सेम टू सेम वो खाएगा पिएगा और पोटी करेगा, खाएगा पिएगा पोटी करेगा। उसका खाने का टाइम भी फिक्स नहीं है कि वो किस टाइम खाए किस टाइम नहीं खाए, और उसका अब खाने का टाइम फिक्स नहीं है तो पोटी करने का टाइम फिक्स नहीं है कि वो कब करे कब नहीं करे। तो वैसे ही जो ये लार्वा होते हैं, और सेम उसी तरह जो है पैरासाइट के जो बच्चे होते हैं, जो लार्वा होते हैं, उनके अंदर भी ना खाने का टाइम फिक्स होता है ना पोटी करने का टाइम फिक्स होता है। यानी कि वो जब वो खाते रहते हैं पोटी करते रहते हैं, खाते रहते हैं पोटी करते रहते हैं, तो उससे जो है इंटेस्टाइन के अंदर ग्रेटेस्ट डैमेज देखने मिलेगा। उस टाइम के जो है इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, ज़्यादा डैमेज देखने मिलेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ब्लैडर वर्म्स कहते हैं। ओके, मैनी एनिमल्स सर्व एज इंटरमीडिएट होस्ट। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब कि पैरासाइट है, नॉर्मली कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उन्होंने, और कई एनिमल्स होंगे जो पैरासाइट को अपने अंदर ले लेंगे, जानबूझ के तो नहीं लेते, क्योंकि एनिमल को भी तो पता नहीं होता कि कहाँ पैरासाइट और कहाँ नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो अपने अंदर ले लेंगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर तो पैरासाइट कुछ करे या ना करे, लेकिन जब वो दूसरे एनिमल के कांटेक्ट में आए या फिर उससे कुछ उसका यानी कि जो है जिसने गलती से जो पैरासाइट अपने अंदर ले लिया था उसके ऊपर अगर कोई ऐसा कोई टिक, फ्लीज और ये फ्लाइस, ये मस्कीटो ये बैठें और वो उसके अंदर से ब्लड को सक करें और दूसरे हेल्दी होस्ट के अंदर ले करके जाएं, तो क्या करेंगे, वो उसको भी अफेक्ट करेंगे। तो ये जो एनिमल्स हैं किसकी तरह काम करेंगे, इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करेंगे। और लार्वल स्टेज जो होगी वो 3 वैराइटीज़ की होती हैं। ओके, अब है लार्वल स्टेज की भी वैराइटीज़ है। मैं क्या होता है लार्वल स्टेज कौन सी होती है, बच्चों वाली स्टेज, यानी कि जो इंसान का बच्चा होता है उसका ना खाने का टाइम फिक्स होता है, ना पोटी करने का टाइम फिक्स होता है, ना सोने का टाइम फिक्स होता है, बस वो जो है ऑब्जर्व करता रहता है, और जब उसको भूख लगती है वो रोने लग जाता है और वही करता है। तो उस तरह जो पैरासाइट के छोटे बच्चे होते हैं इनका ना तो खाने का टाइम फिक्स, ना पोटी करने का टाइम फिक्स, ना कुछ करने का, तो ये खाते रहते हैं पोटी करते रहते हैं। अब फिर इनको भूख लगी फिर खाएंगे फिर पोटी करेंगे, तो यानी कि जो है बहुत से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते रहेंगे और इंटेस्टाइन के अंदर जो है ग्रेटेस्ट डैमेज होता रहेगा, इंटेस्टाइन के अंदर जो है इन्फ्लामेशन होता रहेगा। ओके, तो अब इसके 3 स्टेज हैं, लार्वल स्टेज की भी 3 वैराइटीज़ हैं। तो लार्वल स्टेज की 3 वैराइटीज़ क्या हैं, पहला सिस्टीसेरस, सिस्टीसर्कस का हो या सिस्टीसर्कस। ओके, सिस्टीसर्कस क्या है, मोनोसोमैटिक एंड मोनोसिफेलिक। जो सिस्टीसर्कस है, ये सिस्टीसर्कस जो है ये मोनोसोमैटिक और मोनोसिफेलिक होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये सिर्फ ब्लैडर के अंदर मिलते हैं। ओके, ये सिर्फ ब्लैडर के अंदर मिलते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली अ ब्लैडर। तो इसके अंदर सिर्फ ब्लैडर होता है, जैसे ब्लैडर वर्म का ब्लैडर है ना, तो इसके अंदर सिर्फ ब्लैडर हो, कंटेनिंग 1 स्कोलैक्स। तो इनके अंदर एक स्कोलैक्स भी। तो ये क्या होती हैं, मोनोसोमैटिक एंड मोनोसिफेलिक। मोनोसोमैटिक का मतलब है ये वे पैरासाइट होते हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल को एक ही स्टेज के अंदर कंप्लीट करते हैं, एक ही स्टेज और एक ही होस्ट के अंदर जो है अपनी पूरी लाइफ साइकिल को जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो वो कौन से होते हैं, सिस्टीसर्कस। तो सिस्टीसर्कस मोनोसोमैटिक का मतलब है जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट कर दें। और मोनोसिफेलिक का मतलब है इनके पास सिर्फ एक ही सिर होता है। ओके, सिफेलिक का मतलब सिर होना, एक ही सिर होता है और ओनली अ ब्लैडर, और इनके पास एक ब्लैडर होता है। ब्लैडर का मतलब है इनका पार्ट है कोई
एक ब्लैडर होता है और इनके पास एक स्कोलैक्स होता है। अभी ये कहोगे स्कोलैक्स क्या होता है? जैसे इंसान है, इंसान का मुंह देखा ना, ऊपर का जो एट रीजन है उसके अंदर क्या क्या होता है? आँख होती है, नाक होती है, मुंह होता है, दांत होते हैं, कान होते हैं और ये ऊपर का दिमाग होता है। तो ये सारा सब रीजन क्या है? ये सारा सारा रीजन हेड रीजन। तो उस तरह ही जो ये पैरासाइट होती है, टैपवर्म्स होते हैं, इनका जो हेड रीजन है उसको हम स्कोलैक्स कहते हैं। इनके हेड रीजन के अंदर क्या होगा? दो सकर्स होंगे और एक इनके दो सकर्स या कई टाइप के भी सकर्स होते हैं, 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। इनके अंदर सकर्स होंगे और इनका जो सिर है उसके अंदर कोई अलग जो पार्ट्स होते हैं और क्या आते हैं? सकर्स और हुक्स आते हैं। ओके, सकर्स आते हैं और हुक्स आते हैं। यह है लार्वल स्टेज ऑफ ब्लैडरवर्म्स, ये सिस्टीसेरस की। ओके, तो सो ईच सिस्टीसेरस कैन गिव राइज ओनली वन टेपवर्म। तो एक सिस्टीसेरस, ईच का मतलब हर एक सिस्टीसेरस, हर एक का मतलब अगर 100 सिस्टीसेरस हैं तो 100 सिस्टीसेरस से 100 ही टेपवर्म बनेंगे। ईच सिस्टीसेरस गिव राइज टू ओनली वन टेपवर्म, यानी हर एक सिस्टीसेरस से सिर्फ एक टेपवर्म ही बनेगा। यानी कि 100 सिस्टीसेरस हैं तो 100 सिस्टीसेरस, हर एक 100 सिस्टीसेरस सिर्फ 100 टेपवर्म ही पैदा करेंगे। ठीक है। तो 100 सिस्टीसेरस से कितने टेपवर्म पैदा होंगे? 100 टेपवर्म पैदा होंगे। तो ये क्या है? लार्वल स्टेज है। तो अब ये बड़े होंगे तो क्या टेपवर्म में ही कन्वर्ट होंगे। तो सिस्टीसेरस सेलुलोसे, ओके, सिस्टीसेरस सेलुलोसे और सिस्टीसेरस बोविस, ये इस टाइप के ब्लैडरवर्म्स होते हैं जिन लार्वल स्टेज होती हैं। ओके, सिस्टीसेरस सेलुलोसे और सिस्टीसेरस बोविस। कौन से होते हैं? सिस्टीसेरस सेलुलोसे और सिस्टीसेरस बोविस, ये दो जो है मोनोसोमेटिक और मोनोसिफेलिक, और इनके पास एक ब्लैडर होता है, एक स्कोलैक्स होता है। ओके, सिस्टीसेरस सेलुलोसे और सिस्टीसेरस बोविस के पास। ओके, इसके बाद कोइन्यूरस को या कोइनर्स को। ओके, कोइन्यूरस जो होते हैं मोनोसोमेटिक होते हैं, यानी कि ये भी सिर्फ एक ही होस्ट के अंदर जो है अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। मल्टीसिफेलिक, लेकिन इनके जो सिर होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। इनका एक सिर नहीं होता, इनके बहुत सारे सिर होते हैं। और इनके अंदर जो होते हैं एक ही ब्लैडर होता है, कंसिस्ट ऑफ ब्लैडर कंटेनिंग मैनी स्कोलाइसिस। इनके अंदर स्कोलैक्स क्या होता है? स्कोलैक्स इनका हेड रीजन बड़ा है। तो ये भी इनके मल्टीसिफेलिक हैं। अगर एक से ज़्यादा इनकी खोपड़ियाँ तो नहीं होती, हड्डी तो नहीं होती, तो एक से ज़्यादा इनके सिर हैं तो मल्टी स्कोलैक्सिस। तो मैंने बताया था जो स्कोलैक्स होता है वो एक हेड रीजन को हम स्कोलैक्स कहते हैं। तो इनके बहुत सारे स्कोलैक्स होते हैं। तो ब्लैडर का मतलब है यहाँ पे इसकी बॉडी यानी कि जो है नेक से लेकर टेल तक का रीजन, यानी कि नेक भी नहीं बता कि नेक कैसी होती है। तो यानी कि जो है हेड को छोड़ के बाकी सारा जो बॉडी का पार्ट है टेल तक का, वो सारा ब्लैडर कहलाता है। ओके, तो इनका एक ब्लैडर होता है, उस एक ब्लैडर के अंदर इनके बहुत सारे सिर होते हैं, बहुत सारे स्कोलाइसिस होते हैं। ओके, ईच वन ऑफ विच कैन गिव राइज टू अ टेपवर्म। तो जितने सिर होंगे वो जितने कोइनरस होंगे वो उतने ही ज़्यादा टेपवर्म्स को राइज करेंगे। यानी कि 100 कोइनरस होंगे तो 100 ही टेपवर्म बने। अबे भाई लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज के अंदर कितना ही डिवीजन हुआ? लार्वल स्टेज में कोई डिवीजन हुआ नहीं हुआ। तो यानी कि अगर अब लार्वल स्टेज के ऊपर एक लार्वल टेपवर्म की एक लार्वल स्टेज, तो उसे एक लार्वल स्टेज, एक लार्वा से एक टेपवर्म बनेगा। 2 लार्वा है तो 2 टेपवर्म बनेंगे, 4 लार्वा है तो 4 टेपवर्म बनेंगे। तो लार्वा स्टेज है, ये कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं है कि यहाँ पे डिवीज़न हो गया, कुछ हुआ, बडिंग होगी या फिर कोई दिक्कत होगी। तो एक लार्वा से क्या बनेगा? एक टेपवर्म। ये तो बात को चढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोइनेरस सेरिब्रेलिस, ठीक है, कोइनेरस सेरिब्रेलिस, तो एक लार्वा से क्या बनेगा? एक टेपवर्म बनेगा, चाहे उसके सिर 50 हो, चाहे उसके सिर 2 हो, या चाहे उसका सिर 1 हो। तो एक लार्वा से एक टेपवर्म बनेगा। ओके, हर एक जो कोइनेरस है वो एक टेपवर्म को जो है उससे एक टेपवर्म बनेगा, यानी कि हर एक कोइनेरस से एक टेपवर्म बनेगा। ओके, यानी 50 कोइनेरस हैं तो 50 टेपवर्म बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल कोइनेरस सेरिब्रेलिस, तो कोइनेरस सेरिब्रेलिस। फिर इसके बाद हैटिड सिस्ट, तो हैटिड सिस्ट वो भी है, थर्ड है, लार्वल स्टेज है। तो ये होते हैं मल्टीसोमेटिक। ओके, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, बहुत सारे पार्ट नहीं, मतलब कि मल्टीसोमेटिक का मतलब ये एक होस्ट के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता, ये 2 से 4 यानी कि बहुत सारे होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है। मल्टीसिफेलिक, इनके बहुत सारे सिर होते हैं, जैसे कोइनेरस के मल्टीसिफेलिक यानी बहुत सारे सिर थे, उसी तरह हैटिड सिस्ट के भी बहुत सारे सिर होते हैं। इन दिस ब्लैडर हैज़ विद इन इट्स डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर ब्लैडर्स। तो ये ऐसा
ऐसा वोम है, ऐसा लार्वल स्टेज है या ऐसा ब्लैडर है, इस ब्लैडर यानी कि इस वोम के जो ये इसकी ये जो वोम है, ब्लैडर किसे कह रहे हैं हम, उसकी जो है यंग स्टेज को यानी कि उसकी जुवेनाइल स्टेज को, तो यानी कि जो टेपवॉर्म की जुवेनाइल स्टेज है उसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लैडर कह रहे हैं। तो उसका ब्लैडर या फिर उसका पेट, उसका जो पेट है उसके अंदर उसकी डॉटर होगी और उसी की डॉटर के अंदर उसकी ग्रैंड डॉटर्स होंगी, यानी कि एक ब्लैडर के अंदर उसके अंदर अपनी बेटी भी होगी और उसी ब्लैडर के अंदर अपनी और भी पोतियाँ भी होंगी, यानी कि डॉटर भी है और ग्रैंड डॉटर्स भी हैं, यानी कि एक ही ब्लैडर है। यानी कि मान लो अब ये टेपवॉर्म है, ये टेपवॉर्म है, इसका लार्वल स्टेज है ये, ठीक है। तो इसी लार्वल स्टेज के अंदर इसी के इस पेट के अंदर जो है इसकी डॉटर भी होंगी और इन डॉटर्स के पेट के अंदर इसकी और इसकी कंपैरिजन में इसकी ग्रैंड डॉटर्स भी होंगी, ठीक है। यानी कि इस ये जो अगर टेपवॉर्म है, ये टेपवॉर्म है, इसकी जुवेनाइल स्टेज है ये ब्लैडर, यानी कि इसका पेट है ब्लैडर, तो ब्लैडर के अंदर इसकी डॉटर्स और इनकी डॉटर्स के ब्लैडर के अंदर इनकी डॉटर्स और इनकी डॉटर्स के ब्लैडर के अंदर इनकी डॉटर्स, तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इन विच दे टर्न कंटेन ब्रूड कैप्सूल, तो इनके अंदर जो है कैप्सूल भी देखने मिलता है, इनके ब्लैडर के अंदर कैप्सूल भी देखने मिलता है। हर एक के अंदर क्या होता है, स्कोइलासिस, तो जो हर एक कैप्सूल होता है, ब्रूड कैप्सूल जो होता है उसके अंदर जो है स्कोइलासिस, तो बहुत सारे स्कोइलाइसिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एटिड सिस्ट ऑफ इकाइनोकोकस, तो इकाइनोकोकस जो है, इकाइनोकोकस टेपवॉर्म जो है या फिर इकाइनोकोकस स्पीशीज़ के अंदर जो एटिड सिस्ट होते हैं उसके अंदर बहुत सारे स्कोइलाइसिस होते हैं। और हर एक स्कोइलाइसिस से क्या पैदा होगा, हर एक स्कोइलाइसिस से जो होगा बहुत सारे टेपवॉर्म पैदा होंगे। यानी कि अगर एटिड सिस्ट, फिर तो देख लो कितना ख़तरनाक है, इससे इसकी डॉटर अगर मान लो ये 2 दिन में बाहर निकल जाता है तो 2 दिन के अंदर इसकी डॉटर बाहर निकल जाएगी, फिर इसके 2 दिन के अंदर इसकी डॉटर बाहर निकल जाएगी, इसकी 2 दिन के अंदर डॉटर बाहर निकल जाएगी, और इसकी लाइफ साइकिल अगर 10 दिन की है तो 10 दिन के अंदर देख लो अब कितनी हो जाएंगी। ओके, तो बहुत एटिड सिस्ट बहुत खतरनाक है। ओके, जो मल्टीसोमेटिक है, मल्टीसिफेलिक है, और इस ब्लैडर के अंदर इसकी खुद की डॉटर्स होती हैं और उनकी डॉटर्स के अंदर उनकी डॉटर्स होती हैं। ओके, तो इसके अंदर जो है ब्रूड कैप्सूल्स भी प्रेजेंट होता है और अरे ब्रूड कैप्सूल के अंदर स्कोइलाइसिस प्रेजेंट होते हैं और वो स्टाइलाइसिस से जो है अलग अलग टेपवॉर्म्स पैदा हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल है एटिड सिस्ट ऑफ इकाइनोकोकस। तो ये जो ब्लैडर वॉर्म्स होते हैं ये बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी पाए जाएंगे। ऑर्गन्स के अंदर, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर तो पाए जाते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे कि सिस्टीसेराई सेराई याद रखना, सेरिब्रल सिस्टम, सेरिब्रल सिस्टम। ओके, सिस्टीसेराई, हैटिड सिस्ट के सिस्ट से आया सिस्टी और सेरिब्रल ब्रेन से आया सेराई, वही सरकाई का हो या सेराई, CERCI। ओके, सेरिब्रम से याद कर लेना, ठीक है, सरकाई, तो हैरी सरकाई, विच आर स्मॉल यूजुअली डू नॉट कोज मच डैमेज अनलेस प्रेजेंट इन वेरी लार्ज नंबर इन वाइटल ऑर्गन्स। यानी कि अगर ये थोड़े नंबर में है, अगर इनके 5 या 10 हैं तो इतनी दिक्कत पैदा नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये हो जाए 100, अगर हो जाए ये 500, तो ये वाइटल ऑर्गन्स जो अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और आगे क्या है, फॉलोइंग सिस्टीसर्काई आर मेट विद, जो सिस्टीसर्काई होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये होता है सिस्टीसर्कस बोविस, सिस्टीसर्कस कोलुलोसे, ओके, नॉट सेलुलोसे, कोलुलोसे। ओके, मैंने गलती बोल दिया था कि ना, पीछे तो था सिस्टीसेरस सेलुलोसे, लेकिन यहाँ पे है सिस्टीसेरस कोलुलोसे या सेलुलोसे, कोलुलोसे ही है, ठीक है, कोलुलोसे, सिस्टीसेरस कोलुलोसे, सिस्टीसेरस या सिस्टीसेरस ओवलिस, ये लगा है यहाँ पर जो है प्रिंटिंग का अंदर मिस्टेक है, या तो सिस्टीसेरस सेलुलोसे आएगा, यहाँ पे सिस्टीसेरस ओवलिस आएगा, ओविस आएगा शायद से, ओवलिस ही आएगा, नॉट ओविस। ओके, ओविस ही आएगा, नॉट ओवलिस, ठीक है। तो सिस्टीसेरस ओविस, सिस्टीसेरस टेन्यूइकोलिस, ठीक है, सिस्टीसेरस टेन्यूइकोलिस और कोइनेरस सेरिब्रलिस। ओके, तो कोइनेरस सेरिब्रलिस, तो ये सिस्टीसेरस जो होते हैं ये सिस्टीसर्काई किस किस के टाइम में मिलते हैं, सिस्टीसर्कस बोविस, ठीक है, सिस्टीसर्काई का किस के साथ मिलते हैं, ये मिलते हैं सिस्टीसर्कस बोविस के साथ। ये जो होती है अडल्टीनिया होते हैं, अडल्टीनिया सैगिनाटा है जो कि इंसानों की इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, और ये ब्लैडर वॉर्म जो होता है वो मसल्स, लीवर, हार्ट, लंग्स, डायफ्राम इनके अंदर मिलता है। कैटल के डायफ्राम के अंदर, कैटल के अंदर कहाँ मिलता है, ये पहले तो याद करो, लंग्स के अंदर क्या है, डायफ्राम, लंग्स के नीचे डायफ्राम के नीचे क्या है, हार्ट के पास क्या है, लीवर के
लीवर के बाद बहुत सारी मसल्स। तो कैटल के अंदर कहाँ मिलेगा, लंग्स के अंदर, डायफ्राम के अंदर, हार्ट के अंदर, लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर, ठीक है। अफेक्टेड मीट को हम क्या कहते हैं, मीजली बीफ। तो मीजली बीफ क्या कहते हैं, सिस्टीसेरस बोविस, सिस्टीसर्कस बोविस, जो सिस्टीसर्कस बोविस से जो अफेक्टेड मीट होता है, यानी कि ऐसी गायें जिसके अंदर सिस्टीसर्कस बोविस के टेपवोम है, और वो कहाँ मिलेंगे, लंग्स के अंदर मिलेंगे, डायफ्राम के अंदर मिलेंगे, हार्ट के अंदर मिलेंगे, लीवर के अंदर मिलेंगे और मसल्स के अंदर मिलेंगे, यानी कि सिस्टीसर्कस बोविस। क्या, सिस्टीसर्कस बोविस, सिस्टीसर्कस बोविस, सिस्टीसर्कस बोविस, ये जब मीट के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मिजली बीफ। तो उस मीट को हम क्या कहेंगे, मिजली बीफ कहेंगे। और सिस्टी सरकाई जो होंगे वो वाइट स्पॉट की फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ सिस्टी सरकाई होंगे वहाँ में सब छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद रंग के सपोर्ट से दिखाई देंगे, बिंदु से दिखाई देंगे। और नो सिम्टम्स, जब तक कि इन्फेक्शन से ज़्यादा बढ़ नहीं जाए, यानी कि अगर मान लो कैटल की बॉडी है वो 50 सिस्टी सरकाई को जो है झेल सकती है, तो अगर वो 50 से 500 बन गए तो जो है तब जाके सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर 50 से कम होंगे तो ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस, अगर क्रोनिक केसेस होंगे या फिर से ज़्यादा टाइम तक वो उसके अंदर रहेंगे तो पैरासाइट जो होगा वो डाई हो जाएगा और एनकैप्सुलेशन होगा और स्कार फॉर्मिंग, यानी स्कार फॉर्मेशन। तो जब से ज़्यादा टाइम तक ये जो सिस्टी सरकाई बोविस कैटल के बॉडी के अंदर रहेगा, तो अब इसकी भी तो उम्र होगी एक फिक्स टाइम तक, तो ये भी जिंदा रहेगा जब ये मर जाएगा। ओके, जब तक ये जी लिया, इसने जो अपने बच्चे कर लिए और कर लिया, ये सारे प्रोडक्ट रिलीज़ कर लिए, और आखिरी में जाके इसका जब आखिरी टाइम आया तो इसके अंदर क्या हुआ, पैरासाइट के अंदर एक एनकैप्सुलेशन हो जाएगी। पैरासाइट जो है कैप्सूल के अंदर जो है इसके चारों तरफ एक कैप्सूल की लेयर बन जाएगी, तो कैप्सूल बन जाएगा, और उसके साथ साथ जो है बॉडी के जिस पार्ट के अंदर वो कैप्सुलेशन होगा तो वहाँ स्कार फॉर्मेशन होगी, तो हमें वहाँ उस ऑर्गन के ऊपर स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये किसके अंदर था, ये कैटल के अंदर था। ओके, फिर इसके बाद है सिस्टी सर्कस सेलुलोसे। तो सिस्टी सर्कस सेलुलोसे के अंदर क्या है, एडल्ट इज टीनिया सोलियम, इसका अडल्ट को हम टीनिया सोलियम कहते हैं। सिस्टी सर्कस बोविस, ये जो सिस्टी सर्कस है ये क्या है, ये इसकी लार्वल स्टेज है, यानी ब्लैडर वॉर्म है, लार्वल स्टेज। जब सिस्टी सर्कस बोविस बड़ा होता है तो इसे हम सिस्टी सर्कस बोविस जब बड़ा होता है तो इसे हम टीनिया सेजिनाटा कहते हैं। ओके, टीनिया सेजिनाटा कहते हैं। लेकिन जब सिस्टी सर्कस सेलुलोस से बड़ा होता है तो उसे हम टीनिया सोलियम कहते हैं। ओके, ये भी इंसानों के इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। ब्लैडर वॉर्म जो होते हैं वो मसल, हार्ट, लंग्स, ब्रेन और पिग्स, यानी कि जो सिस्टी सर्कस सेलुलोस या टीनिया सोलियम है ये कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें पिग्स यानी कि सूअर्स के अंदर देखने को मिलता है। सूअरों के अंदर कहाँ देखने को मिलता है, सूअर के अंदर ये जो है ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है, लंग्स के अंदर देखने को मिलता है, हार्ट के अंदर देखने को मिलता है, मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। सूअर के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाएँ तो ब्रेन के अंदर देखने मिलेगा, फिर कहाँ देखने मिलेगा, लंग्स के अंदर देखने मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा, हार्ट के अंदर देखने मिलेगा, फिर लास्ट में कहाँ देखने मिलेगा, मसल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, फिर अफेक्टेड मीट, इनका जो अफेक्टेड मीट है उसे हम मीजली पोर्क कहते हैं। ओके, जैसे कैटल का बीफ, कैटल का मीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीफ। ओके, कैटल के अंदर जो है बफलो भी आती हैं, तो कैटल बफलो के जो मीट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। और जो स्वाइन यानी कि सूअर का, पिग का मीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। अब जब उनके अंदर जो है ये पैरासाइट प्रेजेंट होंगे, टेपवॉर्म्स प्रेजेंट होंगे, तो उनके आगे एक वर्ड लग जाए मीजली। ओके, मिजली पोर्क, मिजली बीफ। अगर डिफाइन आ जाए मिजली बीफ किसे कहेंगे, कि जब ये सिस्टीसेरस बोविस, जब सिस्टीसेरस बोविस जो है वो कैटल के बीफ के अंदर या मीट के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे कि जो ये उनके लंग्स के अंदर हुआ, डायफ्राम के अंदर हुआ, लीवर के अंदर हुआ, हार्ट के अंदर हुआ, मसल्स के अंदर हुआ, जब ये उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो जो मीट होगा उसके अंदर जब ये प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मिजली बीफ कहेंगे। लेकिन अब ये है सिस्टीसेरस सेलुलोसे, जो सिस्टीसेरस सेलुलोसे हैं या फिर कहें टीनिया सोलियम है, जब ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, ये पिग्स को अफेक्ट करता है। पिग्स के किस में, ब्रेन के अंदर मिलेगा, लंग्स के अंदर मिलेगा और हार्ट के अंदर मिलेगा, नहीं हार्ट के अंदर मिलेगा और मसल्स के अंदर मिलेगा। तो जब ये इनके अंदर प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अफेक्टेड मीट को क्या कहेंगे, मिजली पोर्क कहेंगे। ओल्ड ब्लैडर वॉर्म्स में भी कैल्सीफाइड। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो सिस्टीसेरस बोविस था उनके जो ओल्ड ब्लैडर वॉर्म्स थे उनके अंदर क्या हो रहा था, उनके अंदर एनकैप्सुलेशन, उनके अंदर कैप्सूल बन रहा था, उनके अंदर एक कवरिंग बन रही थी। लेकिन इसके अंदर क्या, पिग्स के अंदर क्या हो, ओल्डर ब्लैडर वॉर्म जब डाई होंगे, जब उनके खत्म होने के चांसेस होंगे तो कैल्सीफाई होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनके पास एक कैल्शियम की लेयर बननी शुरू हो जाएगी। ओके, तो कैल्शियम जैसे है टीबी के केस में ग्रैनुलोमा बनने शुरू होता है, तो उसी तरह जो है इसके अंदर ग्रैनुलोमा के चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम की लेयर होती है, कैल्सीफाइड होती है। तो ब्लैडर वॉर्म्स क्या होते हैं, ओल्डर ब्लैडर वॉर्म्स क्या होते हैं, कैल्सीफाइड हो जाते हैं। ओके, फिर आता है सिस्टीसेरस ओविस। सिस्टीसेरस ओविस, इसका जो अडल्ट होता है उसे हम टीनिया ओविस भी कहते हैं। सिस्टीसेरस ओविस के अंदर जो अडल्ट होता है हम टीनिया ओविस भी कहते हैं। ये मेनली किसके अंदर देखने में, कार्निवोर्स के अंदर देखने में, कार्निवोर्स जैसे कि डॉग्स के अंदर देखने को मिलता है।
ओके, डॉग्स के अंदर देखने मिलता है, कार्निवोर्स के अंदर देखने मिलता है। जो ब्लैडर वोम होता है, ब्लैडर वोम जो होता है मसल्स ऑफ शीप एंड गोट, गोट्स की मसल्स और गोट्स की जो शीप की मसल्स हुई उनके अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो ये सिस्टिसेरस ओविस जो होता है वो सिस्टिसेरस ओविस का जो अडल्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टीनिया ओविस भी कहते हैं। तो टीनिया ओविस जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, ये हमें ज़्यादा ओविस नाम है, ओविस नाम है तो शीप है साथ साथ में गोट में इफेक्ट होगी। ठीक है, मेनली इसका याद रखना, ये ओविस है तो फिर साथ साथ ही कार्निवोर्स के अंदर भी देखना, डॉग्स के अंदर भी देखने मिलेगा। तो एक शीप के मीट के अंदर भी देखने मिलेगा और गोट के मीट के अंदर देखने मिलेगा। कौन, सिस्टिसेरस ओविस या फिर टीनिया ओविस। ओके, तो इसके बाद सिस्टिसेरस टीन्यूइकोलिस, सिस्टिसेरस टीन्यूइकोलिस। तो टीन्यूइकोलिस जो होता है अडल्ट को क्या कहें, टीनिया हैगिटे हाइदाटीजिना। ओके, हाइदातीजिना। ओके, टीनिया हाइदातीजिना। तो सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस, तो सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस जो है सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस। ओके, सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस, सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस जो है, सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस जो है वो उसकी एडल्ट फॉर्म को कहते हैं टीनिया हैदिगाजिना। ओके, हैदिजिना। ओके, हाइदातीजिना। ओके, हाइदातीजिना। तो जो इसकी एडल्ट फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं टीनिया हाइदातीजिना। ओके, तो सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस है। अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत है तो चेक कर लेना और ठीक कर लेना। ओके, तो जो सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस है उसकी जो एडल्ट फॉर्म है उसे हम टीनिया हाइदातीजिना कहते हैं, जो कहाँ देखने में, जो सिर्फ डॉग्स के अंदर देखने मिलता है। और जो इसका ब्लैडर वोम होता है वो लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, वो मिजेंट्री के अंदर प्रेजेंट होता है, मोमेंटम ऑफ शीप के अंदर प्रेजेंट होता है, गोट और पिग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, और अब ये ओमेंटम क्या होता है, जो स्टमक को किससे जोड़ के रखता है, पेरिटोनियम से जोड़ के, लार्ज ग्रेटर ओमेंटम लेसर ओमेंटम। तो वही है स्टमक को जो है किससे, पेरिटोनियम से जोड़ के रखता है, वो होते हैं ओमेंटम। तो शीप के ओमेंटम में, गोट के ओमेंटम में और पिग्स के अंदर, यानी कि चार, डॉग पिग शीप गोट शीप। ये डॉग पिग शीप गोट इनको अफेक्ट होता है। तो शीप गोट पिग के कहाँ मिलता है, ये ओमेंटम के अंदर देखने को मिलता है और मिजेंट्री के अंदर भी, यानी कि इंटेस्टाइन के जो क्या होते हैं, इंटेस्टाइन की, हाँ इंटेस्टाइन के अंदर जो मिजेंट्री प्रेजेंट होती है वहाँ पे देखने मिलता है, लिगामेंट्स के आसपास, और लीवर के अंदर देखने मिलता है। ओके, ये ब्लैडरोम शीप गोट और पिग के अंदर कहाँ ओमेंटम के अंदर देखने मिलता है। ओमेंटम से नीचे आए तो कहाँ पे देखने मिलेगा, लीवर के अंदर देखने मिलेगा। लीवर से नीचे आएंगे तो कहाँ मिलेगा, इंटेस्टाइन के अंदर, मिजेंट्री के अंदर देखने मिलेगा। ओके, तो मिजेंट्री के अंदर देखने मिलेगा। कई बार ये जो है टेनिया हाइदातीजिना जो है वो डॉग्स के अंदर भी देखने को मिलता है। सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस, तो सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस जो है इस टीनिया हाइदातीजिना की जो है वो लार्वल स्टेज होती है। टीनिया हाइदातीजिना की लार्वल स्टेज को हम क्या कहते हैं, सिस्टिसेरस टेनुइकोलिस। ठीक है, तो इसके बाद है कोइनरस सेरिब्रैलिस। तो कोइनरस सेरिब्रैलिस जो है वो किस ब्लैडरोम की जो है वो लार्वल स्टेज में, किस टेबोम की लार्वल स्टेज होती है, वो होती है मल्टीसेप्स जो टेपवॉर्म होता है उसकी जो लार्वल स्टेज होती है उसे हम कोइनेरस सेरिब्रैलिस कहते हैं। और ये किसके अंदर देखने मिलता है, डॉग्स के अंदर देखने मिलता है। और ये जो ब्लैडर वॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ शीप के अंदर देखने मिलता है। ओके, जो ये सेरिब्रैलिस है, यानी कि सेरिब्रैलिस से मतलब है ब्रेन के अंदर देखने मिलेगा। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने मिलेगा। कोइनेरस अगर अच्छे से लिखो तो सेरिब्रैलिस तो सेरिबेलम के अंदर देखने मिलेगा। ओके, सेरिब्रम या सेरिब्रम के सेरिब्रैलिस है तो सेरिब्रम के अंदर कोइनेरस सेरिब्रैलिस जो है, कोइनेरस सेरिब्रैलिस मेनली तो ये डॉग्स के अंदर जो मल्टीसेप्स की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये शीप के अंदर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। शीप के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। और क्या कोज करता है, गिड की बीमारी कोज करता है। ओके, शीप के अंदर एक नाम याद रखना, गिड। तो अगर पेपर में आ जाए या फिर कहीं पे भी आ जाए ये डिफाइंड फॉर्म में, तो गिड क्या होती है, शीप के अंदर जब है कोइनेरस सेरिब्रैलिस जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शीप के ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसे हम जो है गिड कहते हैं। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट है हाइदाथिड सिस्ट। तो हाइदाथिड सिस्ट क्या होती है, ब्लैडर वॉर्म ऑफ टेप वॉर्म इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। तो एक तो ये है टेप वॉर्म यानी कि अडल्ट टेप वॉर्म, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस की जो लार्वल स्टेज है यानी जो ब्लैडर वॉर्म स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, हाइदाथिड सिस्ट कहते हैं। उसे ही हम हाइदाथिड सिस्ट कहते हैं, यानी कि जो है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का जो टेपवॉर्म का अडल्ट स्टेज है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइदाथिड सिस्ट कहते हैं। और जो हाइदाथिड सिस्ट होती हैं वो सभी ऑर्गन्स के अंदर मिलती है, जो कि हम
कर सकते हैं, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, लंग्स और किडनी, कोई भी हो, इंटेस्टाइन, सभी के अंदर देखने को मिलेगी। मेनली ये किस हो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के अंदर भी देखने को मिलती है। हाइड्रोथिड सिस्ट जो है वो ब्रेन के अंदर भी देखने को मिलती है। और ये जो है कैटल, शीप, गोट, स्वाइन और मैन, इनको भी अफेक्ट करती है। ओके, कैटल को भी अफेक्ट करती है, शीप को भी अफेक्ट करती है, गोट को भी अफेक्ट करती है, स्वाइन को भी अफेक्ट करती है, मैन को भी अफेक्ट करती है, लेकिन डॉग्स नाम नहीं है। ओके, तो यानी कि जो है कैटल, शीप, गोट, पिग्स और मैन, इनके अंदर जो है इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो पाई जाती है, और जो अलग ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। ओके, लीवर के अंदर भी पाई जाती है, स्प्लीन के अंदर भी, लंग्स के अंदर भी जो है ये मोस्ट अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं, लीवर, स्प्लीन, लंग्स। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो कहाँ मिलेगी, ब्रेन के अंदर मिलेगी, ब्रेन के बाद क्या है, लंग्स आएगा, लंग्स के बाद क्या आएगा, लीवर आएगा, लीवर के आसपास क्या आएगा, स्प्लीन आएगा। तो उसको ये ज़्यादा अफेक्ट करती है। कौन अफेक्ट करती है, हाइड्रोथिड सिस्ट। ओके, तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जो है हाइड्रोथिड सिस्ट, उस टेपवर्म की जो लार्वा स्टेज है उसे हम हाइड्रोथिड सिस्ट कहते हैं। और जो हाइड्रोथिड्स होते हैं क्या कोज करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज, ये टिश्यूज़ को डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, टिश्यूज़ को तोड़ देते हैं। और जो होस्ट का जो टिश्यू होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रेशर के थ्रू। प्रेशर का मतलब उसके ऊपर दबाव डालेंगे और जो है टिश्यू जो होगा ब्रस्ट कर जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रेजेंट होंगे वहाँ जो है प्रेशर क्रिएट करेंगे। प्रेशर क्रिएट करने के कारण जो है जो टिश्यू, होस्ट का जो टिश्यू है, होस्ट के अंदर जो टिश्यू है वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि अब मान लो कोई भी पार्ट है किसी भी चीज़ के अंदर जो है प्रेशर पड़ेगा तो जो है वहाँ की सप्लाई रुक जाएगी तो क्या होगा, उसके लास्ट में जाके उसकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, यानी वो टिश्यू वो कोई भी चीज़ हो वो मरना शुरू हो जाएगी। ओके, मान लो कि तुमने पहन लिए दस्ताने। ओके, दस्ताने तो चलो नहीं होंगे, दस्ताने तो चलो हाथ के हिसाब से मैं, तुमने पहन लिए जूते। ओके, जूते पहन लिए, और जूते मान लो तुम्हारे जो है साइज के छोटे हैं तो पैरों को जो है वो पैरों पर प्रेशर डालेंगे। ओके, पैरों की जो उंगलियाँ हैं उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, वो जो उंगलियाँ हैं उनको 1-2 दिन बाद देखना वो कैसी सूजी दिखाई देंगी। और अगर तुमने फिर भी उसको जो है ध्यान नहीं दिया तो फिर लास्ट में क्या होगा, डिस्ट्रॉय तो होना नहीं शुरू होंगी, लेकिन उनके अंदर हाइपरीमिया होगा। हाइपरीमिया के बाद जो पहले तुम्हें नाखून जो है वो गलने शुरू हो जाएंगे। ओके, उनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तो नाखून भी क्या एक टिश्यू ही तो है, केराटिनाइज टिश्यू भी तो है, टिश्यू ही तो है। तो जो है प्रेशर के कारण जो है डिस्ट्रक्शन शुरू है। सेम टू सेम वही पैरासाइट जब जिस भी ऑर्गन के अंदर होगा वहाँ बढ़ना शुरू होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर ही क्रिएट करेगा तो जो एडजेसेंट टिश्यूज़ हैं, जिस पोस्ट के टिश्यूज़ हैं उन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो कैसे करेगा, एक डेंस फाइब्रस कैप्सूल इज फॉर्म बाय द होस्ट अराउंड द सिस्ट हिपैटिक सिस्ट्स। ओके, सिस्ट हिपैटिक सिस्ट कोज हिपैटिक इनसफिशियंसी, मतलब कि ये कोई वर्ड नहीं है सिस्ट हिपैटिक सिस्ट, तो ये सिस्ट आगे लगा है, इसका मतलब ये मिस प्रिंटिंग है, तो हिपैटिक सिस्ट। ओके, तो ये क्या करेगा, होस्ट जो है वो इस जो ब्लैडर वोम है ये इस हिपैटिक सिस्ट को एक जगह ही रोकने की कोशिश करेगा कि ताकि ये और जगह उस ऑर्गन के अंदर और जगह ना फैल सके। तो उस जगह रोकने की कोशिश के चक्कर में क्या करेगा, वहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल बना देगा, डेंस फाइब्रस कैप्सूल। डेंस का मतलब कि बहुत ज़्यादा फाइबर उसके अंदर जो है फाइबर्स ही फाइबर्स होंगे, और उस फाइबर्स के कारण कैप्सूल बन जाए तो उस डेंस फाइबर्स कैप्सूल बना देगा, जिसके कारण कि जो है हिपैटिक इनसफिशियंसी होनी शुरू हो जाएगी। तो लीवर के अंदर इनसफिशियंसी होगी, यानी कि जो ब्लड वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, तो उसके अंदर जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेज हैं असाइड्स, तो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेज देखने को मिलेंगे। अब पता है ना सारा का सारा जितना भी ये ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये कहाँ होती हैं, लीवर के अंदर ही होती हैं। और लीवर के अंदर दिक्कत होगी यानी कि हिपैटिक इनसफिशियंसी होगी तो क्या होगा, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेज होनी नॉर्मल सी बात है। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं उनको कौन जो है डिटॉक्सीफाई करता है, लीवर करता है। अगर लीवर के अंदर ही दिक्कत है, हिपैटिक इनसफिशियंसी होगी तो टॉक्सिक सब्सटेंस भी नहीं हो पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे और बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट करते रहेंगे, तो क्या होगा, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस देखने मिलेगा। और साथ साथ क्या होगा, साइट्स देखने मिलेगा, यानी पूरी जो बॉडी है उसका सबक्यूटेनियस एडिमा देखने मिलेगा, उसके अंदर जो है स्किन के नीचे हमें एडिमा देखने को मिलेगा कि होल बॉडी के अंदर। वाइल द सिस्ट इन द लंग्स प्रोड्यूस डिस्पनिया, तो जब ये सिस्ट एटिड सिस्ट लंग्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे, फेफड़ों के अंदर जाके प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिस्पनिया कहेंगे। सांस लेने में दिक्कत होगी कि सांस अच्छे से नहीं ले पाएगा जो जिस भी चीज़ के अंदर है, जिस भी एनिमल के अंदर है। तो सिस्ट इन द ब्रेन प्रोड्यूस सेरिब्रल सिम्टम्स,
तो जब ये सिस्ट ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगी तो उसके अंदर हमें सेरिब्रल सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे पैरालिसिस देखने मिला, लकवा लग जाएगा, ब्लाइंडनेस अंधापन भी देखने को मिल सकता है। ओके, सेरिब्रल तो सेरिबेलम सेरिब्रम, ओके, सेरिब्रम के अंदर जब होगा तो सेरिब्रम के अंदर क्या है, आगे अपने पास क्या है, ऑप्टिक नर्व है, तो ऑप्टिक नर्व के अंदर अफेक्ट होने क्या ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, और दूसरे पार्ट्स के जो है दिक्कत होने की वजह से पैरालिसिस देखने को मिलेगा। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही रोक दिया तो पैरालिसिस देखने को मिलेगा। ओके, तो ब्रेन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पड़े हमने, ब्रेन के अंदर क्या कर रहे थे, सिस्ट सेरिब्रल सिम्टम शो कर रहा था। ओके, सिस्ट, और दूसरा क्या, लंग्स, ब्रेन के नीचे क्या था, लंग्स के अंदर जब सिस्ट प्रेजेंट हो गया यानी हार्टेड सिस्ट प्रेजेंट हुई तो क्या डिस्पनिया देखने मिला। तो उसके नीचे क्या, लीवर के अंदर जब सिस्ट प्रेजेंट होंगे यानी कि हेपेटिक सिस्ट प्रेजेंट होंगी, हार्टेड सिस्ट जब लीवर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हेपेटिक इंसफिशियंसी देखने मिलेगी, और उसके कारण क्या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे और साइट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और क्यों देखने को मिलेंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो बॉडी है वो इनको एक जगह रोकने के लिए इनके चारों तरफ डेंस फाइब्रस कैप्सूल बना देती है, एक डेंस घनघोर, ओके, डेंस फॉरेस्ट का गहरा जंगल जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ हों। तो अगर डेंस फॉरेस्ट से इसको कंपेयर करें तो जितने सारे पेड़ हैं, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे तो उतनी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो उस तरह डेंस फाइब्रस कैप्सूल का मतलब फाइबर्स तो होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मान लो कैपेसिटी है 10 फाइबर्स की और वहाँ पे हो 50, तो उसे हम क्या कहें, डेंस फाइबरस पार्ट कहेंगे। ओके, एक ऐसा कैप्सूल हो जिसके अंदर कैपेसिटी तो 10 फाइबर्स की हो, यानी कि 10 फाइबर्स अच्छे से मैनेज हो सकें, लेकिन वहाँ पे आ जाए 50 फाइबर्स अकुमुलेट होना शुरू हो जाए, 50 फाइबर भर दें उसके अंदर, तो वो क्या हुआ, डेंस फाइबरस पार्ट, डेंस फाइबर्स कैप्सूल क्या होता है, एक कवरिंग होती है। फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, रेशियो होते हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, गहरा, जितना ज़्यादा डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब गहराई। ओके, तो सेम उसी तरह जो है एक कैप्सूल के अंदर 10 फाइबर्स, यानी कि मान लो, चलो इससे भी नहीं समझ में आएगा कि एक कैप्सूल है 10 फाइबर है, एक जंगल है उसके अंदर 10 पेड़ हैं या 50-100 पेड़ हैं। मान लो एक क्लास है, क्लास के अंदर जो 50 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी जो है नॉर्मल है, कम हो यानी कि 50 से 10 बच्चे हों तो लो डेंसिटी है। लेकिन उसी क्लास के अंदर सेम उसी क्लास के अंदर 50 बच्चों की जगह अगर 150 बच्चे भर दिए जाएँ तो क्लास की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो उसी तरह जो फाइबर्स कैप्सूल है वो क्या होगा, हाईली डेंस होगा। तो मतलब कि इस कैप्सूल की कैपेसिटी अगर 10 फाइबर्स कंटेन करने की है, आराम से 10 फाइबर्स इसके अंदर आ सकते हैं, तो उसके अंदर जो 10 की जगह 150 फाइबर्स मिलेंगे, तो वो डेंस फाइबर्स कैप्सूल, उस टाइप का कैप्सूल मिलेगा। ओके, उस एटिड सिस्ट के चारों तरफ जो है होस्ट की जो बॉडी है, होस्ट का इम्यून सिस्टम वो डेंस फाइबर्स कैप्सूल फॉर्म कर देगा। ओके।